हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एमसीक्यूज बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, which one of the following practices is employed in the American legislative process in order to delay a particular legislation? किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को डिले करने के लिए इनमें से कौन सी टैक्टिस या प्रैक्टिस को अपनाया जाता है अमेरिकन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में? आपका ऑप्शन है गेरी मैंडरिंग, फिलिबस्टरिंग, लॉन्ग रोलिंग या स्पॉयल सिस्टम्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो चलिए सभी टर्म को एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। सबसे पहले फिलिबस्टरिंग होता है, एक टैक्टिक्स है जिसका इस्तेमाल यूएस सीनेट में किया जाता है किसी भी बिल को डिले करने के लिए या उस पर उसको रोकने के लिए। इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सटेंडेड स्पीच, यानी कि लंबे भाषण दिए जाते हैं, या अदर जो प्रोसीजरल मैनूवर हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक करने के लिए या डिले करने के लिए किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शंस में। इसमें सीनेटर्स जो तो अनलिमिटेड टाइम पर स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी भी मैटर्स पर, किसी भी टॉपिक का इसका इस्तेमाल करते हैं जब तक कि जो प्रोपोनेंट ऑफ द बिल होता है वो इसको विड्रॉ नहीं कर लेता या कोई कंप्रोमाइज नहीं कर लेता। गैरी मैंडरिंग जो टर्म है ये रेफर करता है इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज है उनका मैनिपुलेशन करने के लिए, और ये फेवर में मैनिपुलेशन किया जाता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के। लॉन्ग रोलिंग जो टर्म है इसमें इन्वॉल्व होता है फेवर करना किसी भी जो अदर्स जो लेजिस्लेचर है उसको फेवर करने के लिए, एक दूसरे का म्यूचुअल सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का जो लेजिस्लेशन है बिल है उसको फेवर करने के लिए। स्पॉयल सिस्टम में क्या किया जाता है, ये जो टर्म है ये रेफर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अगर वो इलेक्शंस जीत जाती हैं तो अपने जो पॉलिटिकल सपोर्टर होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब देने का काम करते हैं स्पॉयल सिस्टम्स के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक नेशंस इन नेशनलिज्म इज। तो नेशन इन नेशनलिज्म जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्नेस्ट गैलनर जो है तो बुक लिखते हैं नेशन इन नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशंस ऑफ इलीट मोस्ट क्लोजली रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्कुलेशंस ऑफ इलीट है वो किसको रेफर करता है? रोटेशंस ऑफ इलीट्स को, रिप्लेसमेंट ऑफ इलीट्स को, कि रिटेंशन ऑफ इलीट को, या रिस्टोरेशन ऑफ इलीट्स को? तो सर्कुलेशन ऑफ इलीट जो टर्म है ये रिप्लेसमेंट ऑफ इलीट्स की बात करता है, यानी कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स है इसके द्वारा नए इलीट्स आते हैं और जो पुराने इलीट्स है वो समाज इलीट जो तबका है उससे बाहर हो जाते हैं सोसाइटी में। ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किया जाता है इटालियन सोशलिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा। तो किसका कॉन्सेप्ट है ये भी याद रखिएगा, सर्कुलेशन ऑफ इलीट विल्फ्रेडो पैरेटो का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइक्वल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो अनइक्वल एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये समीर अमीन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज है ये समीर अमीन के द्वारा दिया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी में। एजी जो फ्रैंक है यानी एंड्रे गुंडर फ्रैंक, ये कॉन्सेप्ट देते हैं या आइडिया देते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो इनका कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अमर सेन जो है ये डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट देते हैं, और वहीं पर इमानुएल जो वेलेस्ट्रीन है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। तो सभी के कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। लुसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से रिलेट करते हैं, ये बात सही है। वेलेस्ट्रीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं, ये भी सही है। थेड़ा स्कोपोल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेट करते हैं, ये गलत है, ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेटेड है ना कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से। और कार्ल ड्यूस जो है तो कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है, ये सही है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, थेड़ा जो स्कोपोल है ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेट करते हैं ना कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। पैरेटो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू, तो पैरेटो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं, ये बात सही है।
रॉबर्ट मिशेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड जो है तो ऑर्टेगा वाई गैसेट के द्वारा दिया जाता है, ना कि रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा। सी राइट मिल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फार्मूला, ये दिया जाता है, और गैसेट के द्वारा द थ्योरी ऑफ मासेस दिया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। रॉबर्ट मिशेल जाने जाते हैं अपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के लिए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड है ये एसोसिएट करता है ली बॉन और आर्थोरा वाई गैसेट के द्वारा। पेरोटो एसोसिएट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू से, सी राइट मिल द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फार्मूला से एसोसिएट करते हैं, और आर्थोगा वाई गैसेट जो तो अपनी थ्योरी देते हैं द रिवोल्ट ऑफ मासेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो इनमें से कौन जो है तो फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देता है। आपके ऑप्शन है गैब्रियल आर्मंड, डेविड ईस्टन्स, मार्टिन कप्लान या ओरान यंग। तो फ्लो मॉडल जो है पॉलिटिकल सिस्टम ये डेविड ईस्टन्स देते हैं अपने सिस्टम थ्योरी में। तो ठीक करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। डेविड ईस्टन प्रेजेंट करते हैं फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसको सिस्टम थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें इन्वॉल्व होता है इनपुट यानी कि डिमांड और सपोर्ट्स होते हैं, और जो प्रोसेस होता है थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम और लीड करता है आउटपुट को, यानी कि पॉलिसीज बन के आती है, डिसीजन बन के आते हैं। इस प्रकार ये एक फीडबैक लूप का निर्माण करता है, और ये डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है पॉलिटिकल इंटरेक्शंस का किसी भी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम, तो बिहेवियरलिज्म जो है वो बेस्ड होता है स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम पर, ये सही है। ठीक, एक दूसरे से प्रभावित होता है। पोस्ट बिहेवियरिज्म में 5 टीनेट्स हैं, ये इनकरेक्ट है। पोस्ट बिहेवियरिज्म होली निगेट बिहेवियरिज्म, तो निगेट नहीं करता बल्कि उसको सपोर्ट करते हुए उससे आगे की बात करता है, उसको निगेशंस नहीं करता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियरिज्म, तो दोनों में डिफरेंस होते हैं। बिहेवियरिज्म क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, और बिहेवियरिज्म एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बिहेवियरिज्म जो है वो बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम पर। इसमें ह्यूमन बिहेवियर देखा जाता है, जो वो रिस्पांस देता है एक्सटर्नल जो स्टिमुले होते हैं, जो चीजें प्रभावित करती हैं, उसका ह्यूमन बिहेवियर पे हमें प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इनमें से कौन से थिंकर्स आपके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से एसोसिएट करते हैं। ऑप्शन है जेम्स ब्राइस, मैरियम, आर्थर बेंटले या लासवेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स ब्राइस एसोसिएट करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। इनका वर्क क्या है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। मैरियम जो है तो एसोसिएट करते हैं बिहेवियरल अप्रोच से, जबकि जो लासवेल है ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, और ये स्टडी करते हैं पावर से, यानी स्टडी ऑफ पावर के लिए ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चरल ड्यूअलिज्म, तो कल्चरल ड्यूअलिज्म क्या है उसको आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है द एग्जिस्टेंस ऑफ टू रिलीजियस कल्चर, दो रिलीजियस कल्चर का अस्तित्व, न्यूली इमर्जिंग नेशंस हैव टू लैंग्वेज, ऐसा नेशन जिसके पास टू नेशंस हो वो कल्चरल ड्यूअलिज्म में आएगा, ये भी गलत है। इन दोनों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए स्मॉल एलीट इज मॉडर्नाइज while vast majority remain in rigid ascriptive pattern of traditions, तो कोई भी जो स्टेट है उसके कुछ स्मॉल जो इलीट जो लोग हैं वो इलीट वर्ग में आ जाते हैं, वो मॉडर्नाइज हो जाते हैं, और जो कि अदर जो वास्ट मेजॉरिटी है वो अभी भी जो ट्रेडिशंस है वहाँ का उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बात जो तो कल्चरल ड्यूअलिज्म के बारे में सही है। ठीक ना, तो कल्चरल ड्यूअलिज्म बात करता है कि जो कोई भी स्टेट है न्यूली इमर्जिंग स्टेट स्पेशली, उसमें जो स्मॉल इलीट होते हैं वो मॉडर्नाइज हो जाते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री है उसको अडाप्ट कर लेते हैं, जबकि जो अधिकतर जो लोग होते हैं वो अभी भी जो ट्रेडिशंस है वहाँ का उसको फॉलो करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पर कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं आपको बताना है। सी राइट मिल्स द पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, ये सही है। टीबी बोटमोरे इलीट्स एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, ये भी सही है।
पेरेटो द रूलिंग क्लास, ये गैटोनो मोस्का की पुस्तक है या कॉन्सेप्ट है, ना कि पेरेटो का। ऑर्टेगा वाई गैसेट द रिवोल्ट ऑफ मासेस की बात करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर सी नंबर जो है तो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास एसोसिएट करता है फ्रेज, ये गैटोनो मास्का से है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में डेवलप किया था, जो 1896 में पब्लिश होती है। पेरेटो जाने जाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ इलीट्स के लिए, और ये बुक लिखते हैं द माइंड एंड सोसाइटी। सी राइट मिल्स द पावर इलीट्स के लिए जाने जाते हैं, बोटोमोरो द इलीट्स एंड सोसाइटी के लिए, और आर्थोगा वाई गैसेट ऑथर हैं द रिवोल्ट ऑफ मासेस बुक पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर फिर से पेयर है, आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, सही है। इंडिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी इंडिया के बारे में सही है। ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑस्ट्रेलिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, ना कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सी जो है तो करेक्टली मैच नहीं है। स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो नॉट में करेक्टली मैच था वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमको दिखाई देता है। बाकी सभी सही है। यूएस में डबल सिटीजनशिप पाई जाती है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्विट्जरलैंड जाना जाता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस सेज इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन दिस बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो कार्य करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वह है जो जजेस के द्वारा बताया जाता है, यानी जजेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किन कंट्रीज में अप्लाई होता है, तो ये इंडिया और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इंडियन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जजुशियल रिव्यू का पावर है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, और अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जजुशियल रिव्यू को मार्बरी एंड मेडिसन केस में, जो 1803 का होता है। जबकि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जजुशियल रिव्यू का मैकेनिज्म है, लेकिन जो फ्रेज है वो अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जजुशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो अधिकतर इंडिया और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following countries practices constitutional review by a separate constitutional court। तो इनमें से आपको बताना है किस कंट्री में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए। आपके ऑप्शन है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी। जर्मनी में अलग से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का काम करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड वर्मा विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज आइडियल फॉर डेमोक्रेसी। तो आलमंड एंड वर्मा पॉलिटिकल कल्चर्स की बात करते हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट एंड मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर की। तो इनमें से बताना है कौन सा पॉलिटिकल कल्चर को वो आइडियल बताते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि मिक्स्ड, यानी कि जिसको सिविक कल्चर भी कहा जाता है, उसको वो आइडियल बताते हैं डेमोक्रेसी के लिए। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड वर्मा इन देयर सेमिनल वर्क द सिविक कल्चर, जो 1963 में बुक पब्लिश होती है, इसमें मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर या जिसको सिविक कल्चर कहते हैं, आइडियल बताते हैं डेमोक्रेसी के लिए। इसमें जो है तो कंबाइन होते हैं एलिमेंट ऑफ द पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट कल्चर्स के, ठीक। पार्टिसिपेंट कल्चर है क्या होता है, इसमें सिटीजन्स एक्टिव रूप से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और सुटेबल होता है ये डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट के लिए। सब्जेक्ट कल्चर में सिटीजन अवेयर तो होते हैं लेकिन वो पैसिव इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये अफेन अथॉरिटेरियन जो सिस्टम होता है उसमें देखा जाता है। अब पैरोकियल जो कल्चर होते हैं इसमें सिटीजन अनअवेयर होते हैं और अनइन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, और ये टिपिकली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हमको दिखाई देता है। द सिविक कल्चर जो बुक है इस आलमंड एंड वर्मा के द्वारा लिखा जाता है, इसमें एनालाइज किया जाता है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ 5 कंट्रीज। तो ये 5 कंट्रीज कौन सी है वो भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली और मैक्सिको।
जो की फीचर्स होता है सिविक कल्चर में, इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट पाया जाता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मिशेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ। तो रॉबर्ट मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया, फॉर्मुलेट किया इस कॉन्सेप्ट को। ये कहाँ की स्टडी के पर आधारित था? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टडी के आधार पर उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट मिशेल ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following identifies political development with the institutionalizations of political organizations and procedures? इनमें कौन political development को institutionalizations of political organization and procedure बताता है? तो सैमुअल पी हटिंगटन है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। सैमुअल पी हटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर बताते हैं अपने वर्क पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में, जो 1968 में पब्लिश्ड होती है। उसमें कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है ये अचीव किया जा सकता है एडाप्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी और कोहेरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है ये इसेंशियल होता है अचीव करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लिस्ट दी हुई है आपको, एक लिस्ट में थिंकर्स दी हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपको बुक्स दी हुई हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। एंथोनी डाउन्स के द्वारा कौन सी बुक लिखी जाती है? इन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी लिखा जाता है। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी बर्बा के द्वारा द सिविक कल्चर्स लिखा जाता है। ठीक, स्टेन रोकन्स के द्वारा आपका सिटीजन्स इलेक्शन एंड पार्टीज लिखा जाता है। अगोस्टा स्प्रिंग एंडरसन के द्वारा द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंथोनी डाउन्स अब जाने जाते हैं अपनी बुक एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी बर्बा की बुक आती है द सिविक कल्चर्स। स्टेन रोकन्स सिटीजन्स इलेक्शंस एंड पार्टीज लिखते हैं और गोस्टा स्पिन एंडरसन जो होते हैं द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has adopted the political conflict approach in the analysis of revolutions? तो इनमें से कौन जो है तो अडॉप्ट करता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को रिवोल्यूशंस को एनालिसिस करने के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स टिली। ठीक है, चार्ल्स टिली एसोसिएट करते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से एनालिसिस करने के लिए रिवोल्यूशंस के लिए। ये एम्फेसाइज करते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और स्टेट की कैपेसिटी को, शेपिंग द रिवोल्यूशनरी जो आउटकम होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टीनेट्स ऑफ बिहेवियरिज्म एज एडवोकेट बाय डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन बिहेवियरिज्म के 8 टीनेट बताते हैं, तो वहां पर उनको आपको करेक्ट जो सीक्वेंस है उसमें अरेंज करना है, किस क्रम में वो बताते हैं। तो सबसे पहले वो रेगुलरिटीज की बात करते हैं, फिर वेरिफिकेशंस की बात करते हैं, फिर टेक्निक की बात करते हैं, फिर क्वांटिफिकेशंस की बात करते हैं, उसके बाद अदर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा 1423 यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक जो है बिहेवियरिज्म को उसको आपको याद रखना चाहिए। ये डेविड ईस्टन के द्वारा दिए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? रेगुलरिटीज है, वेरिफिकेशंस है, टेक्निक्स है, क्वांटिफिकेशंस है, वैल्यूज सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ। तो रायट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस किसके एग्जांपल हैं? आपके ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप या एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप का ये एग्जांपल्स है। कोई भी जो राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं और जो प्रदर्शन किए जाते हैं, यानी कि डिमोन्स्ट्रेशंस जो किए जाते हैं, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं विदाउट एनी, इनका कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यानी कि एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का। और राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अदर क्या है? इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गए, कॉर्पोरेशंस हो गए, ये सब आते हैं। एसोसिएशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं इनका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज होता है, ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इशू हो गए, ह्यूमन राइट्स इशू हो गए, इस प्रकार के।
नॉन एसोसिएशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, लेकिन लूजली ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं। ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये इथनिक ग्रुप हो गए, इनफॉर्मल कम्युनिटीज हो गए, ये सब आते हैं नॉन एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं होते बेहतर तरीके से, जैसा कि अदर जो इंस्टीट्यूशनल या एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ अप्रोचेस हैं जो इमर्ज होते हैं समय के साथ साथ, आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो 4 अप्रोचेस दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच आता है, ठीक। फिर उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच आएगा सेकंड नंबर पे, पहले में फिलोसफिकल अप्रोच, सेकंड में बिहेवियरल अप्रोच। फिर सिस्टम अप्रोच इमर्ज होता है, उसके बाद न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इमर्ज होता है। तो यहाँ पर 1 4 3 यानी कि सेकंड नंबर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आर्डर है सीक्वेंस जो अप्रोचेस है उनका, वो पहला फिलोसफिकल अप्रोच, फिर बिहेवियरल अप्रोच, फिर सिस्टम अप्रोच, फिर न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आता है। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं कॉन्सेप्ट, जैसे पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंशियल मैसेज टू फेडरल लेजिस्लेचर, कैकास सिस्टम, पिजन होल ए बिल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस में आता है। आपके ऑप्शन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो सभी प्रैक्टिसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में फॉलो की जाती हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया जाता है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा जब वो किसी भी बिल में साइन नहीं करता विद इन द 10 डेज। इसमें एक्सक्लूड किया जाता है संडे को, ठीक। तो इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंशियल मैसेज फेडरल लेजिस्लेचर को दिया जाता है, यूएस में ही दिया जाता है। कैकस सिस्टम क्या होता है? कैकस सिस्टम यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यूएस में किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शंस के लिए सेलेक्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस होता है उसमें। पिजन होल ए बिल क्या होता है? पिजन होल ए बिल रेफर करता है प्रैक्टिस को जो यूएस कांग्रेस में फॉलो की जाती है, जहां पर किसी बिल को किनारे रख दिया जाता है, सेट असाइड या इग्नोर कर दिया जाता है कमेटीज के द्वारा, ताकि ये आगे न बढ़ने पाए, ठीक। तो ये पिजन होल ए बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following divided non-competitive party system into one party authoritarian, one party pluralistic and one party totalitarian? तो ये किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है नॉन कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम्स को? तो ये ला पलम्बोरा एंड माइनर विनर्स के द्वारा डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ला पलम्बोरा एंड माइनर विनर स्टडी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और डिवाइड करते हैं नॉन कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम को 3 टाइप्स में, वन पार्टी अथॉरिटेरियन, वन पार्टी प्लूरिस्टिक एंड वन पार्टी टोटलिटेरियन। जियोनी सार्टोरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेंट 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम्स के रूप में डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार आर्टो किचनर इंट्रोड्यूस करते हैं कैच ऑल पार्टीज का कॉन्सेप्ट। तो ये सभी कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट जो डिवीजन है वो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, डुवर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन। तो डुवर्जन ने क्लासिफाई किया है जो पार्टी के सिस्टम्स का, वो कहाँ किस कंट्रीज के या किस जगह का स्टडी करने के बाद उन्होंने या एक्सपीरियंस ने पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड किया है। तो वेस्टर्न जो यूरोप है उसका स्टडी करने के बाद उन्होंने क्लासिफाई किया है पार्टी सिस्टम्स को। इनका जो वर्क है वो पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट जो 1951 में पब्लिश होती है, उसमें वो क्लासिफाई करते हैं पार्टीज को, वो द एलिटिस्ट या ट्रेडिशनल पार्टीज और मास पार्टीज 2 रूप में क्लासिफाइड करते हैं पार्टी सिस्टम को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से 25 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ वहां पर डेली एमसीक्यूज पोस्ट किए जाते हैं, उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।